हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर और कात्यायन की जो बुक है उसका जो है सीरीज चालू किया, जिसमें हम लेसन वाइज जो है पढ़ रहे हैं। पिछली की जो है 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी उसकी 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं क्रॉप इकोलॉजी यानी कि फसल पारिस्थितिकी। चलिए शुरू करते हैं कि क्रॉप इकोलॉजी क्या है। तो उससे पहले भैया, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एवं जो कुछ समस्या हो उसको कमेंट में कर दीजिएगा। आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया जाएगा। ठीक भैया, चलिए भैया शुरू करते हैं। आपके जो हेडिंग है क्रॉप इकोलॉजी। क्रॉप इकोलॉजी क्या है भैया? इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ओइकॉस शब्द से हुई है, यानी कि OIKOS शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है घर। जिसका अर्थ है भैया घर। क्रॉप इकोलॉजी में फसलों के ऊपर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब क्रॉप इकोलॉजी में हम जो है इकोलॉजी यानी कि पर्यावरणीय संतुलन का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं भैया। आगे कह रहा है कि पर्यावरण के जैव और अजैव घटक सभी जगह एक समान नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो पर्यावरण के जैव एंड अजैव घटक जो हैं वो सभी जगह एक समान नहीं होते हैं। स्थान के साथ साथ इन घटकों में परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि स्थान यानी कि प्लेस पर जो है ये इनके घटकों में जो है तुलनात्मक यानी और गुणात्मक जो है परिवर्तन होते रहते हैं। किसी स्थान विशेष की जलवायु उसके आसपास के वातावरण से भिन्न हो सकती है। सूक्ष्म स्तर पर किसी स्थान विशेष की जलवायु सूक्ष्म जलवायु के नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब सूक्ष्म स्तर पर यानी कि कम स्तर पर किसी स्थान विशेष की जलवायु सूक्ष्म जलवायु कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में माइक्रो क्लाइमेट्स कहते हैं। ठीक भैया, आगे है फसल विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जलवायु का अध्ययन हम 2 स्तर पर करते हैं, जिसमें से मृदा तथा पौधा। जो हम क्रॉप इकोलॉजी में जो है यानी क्रॉप प्रोडक्शन में जो हम सूक्ष्म जलवायु का अध्ययन करते हैं उसको हम 2 तरह से करते हैं। पहला मृदा द्वारा या तो पौधे द्वारा। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है पादप स्तर पर। एक मिनट। पादप स्तर पर सूक्ष्म जलवायु यानी कि माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल पर। ये क्या है भैया? देखिए, फसल के इर्द गिर्द तथा फलकों का अंदरूनी निचले भागों का वातावरण, जिससे बाह्य जलवायु कहते हैं। ठीक है, फसलों के इर्द गिर्द फलकों का अंदरूनी निचले भाग का वातावरण, जिससे बाह्य जलवायु कहते हैं, आस पड़ोस के वातावरण से भिन्न हो सकता है। कहने का जो फसलों के बाह्य आवरण से जो है ढका होता है उसका वातावरण आसपास के आस पड़ोस से भी भिन्न हो सकता है। यह अलग अलग फसलों में अलग अलग हो सकता है। यहाँ तक कि नवोद्भित पौधे यानी कि इमर्जिंग सीडलिंग भी मृदा सतह पर छाया उत्पन्न करके तथा हवा के आदान प्रदान को कम करके मृदा सतह की जलवायु को बदल देते हैं। जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होती है मृदा सतह का तापांतर भी कम होने लगता है। इको क्लाइमेट वहाँ के आसपास के वायुमंडल की अपेक्षा अधिक नम और ठंडा होता है। यानी कि जो इको क्लाइमेट होता है वहाँ के आसपास के जो है वायुमंडल की अपेक्षा अधिक नम और ठंडा होता है, इसलिए इसको इको क्लाइमेट कहा जाता है। जो रोगाणुओं के फैलने हेतु अनुकूल होता है, यानी कि इतना ठंडा होता है कि रोगाणु जो है आराम से फैल सकते हैं। पत्तियों का ताप यानी कि लीफ टेम्परेचर सूर्य प्रकाश में वायुमंडलीय ताप से अधिक तथा रात्रि में कम हो सकता है। कहने का मतलब है जो पत्तियों का ताप होता है सूर्य के प्रकाश में अधिक होता है तथा रात में कम हो जाता है। जब सूर्य की किरणें इन पत्तियों या फलकों से होकर गुजरती हैं तब प्रकाश की तीव्रता और गुणवत्ता बदल जाती है। कहने का मतलब भैया ये है कि जब प्रकाश की किरणें इन पत्तियों से होकर गुजरती हैं तो क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता और गुणवत्ता दोनों बदल जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें पत्तियों से होकर गुजरती हैं तो पत्तियों की तीव्रता तो प्रकाश की तीव्रता और गुणवत्ता भी बदल जाती है। इसको प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। इसमें से पहला क्या है? पहला है भैया
पौधे का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट। दूसरा है पौधों का आकार की, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ प्लांट है, हाइट है, कंसीडेंट कैनोपी है, शेप एंड साइज एंड लीफ एंड स्टेम। ये सब किस में आते हैं? ये सब भैया माइक्रो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा है मृदा रंग, सॉइल रंग। जो सॉइल रंग होता है, मृदा का रंग, वो भी सॉइल क्लाइमेट को, माइक्रो क्लाइमेट को जो है प्रभावित करता है। आगे भैया, आगे है माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल। पीछे क्या था? प्लांट लेवल पर था, अब क्या है? सॉइल लेवल पे है। ठीक भैया, देखिए कह रहा है कि सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा रंग भी एक कारक है। माइक्रो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले सॉइल रंग भी प्रभावित करता है। मृदा रंग सूर्य, ताप, आर्द्रता, CO2, O2 स्तर, वायु वेग तथा जीव को भी प्रभावित करता है। मृदा रंग क्या करता है? मृदा जो है सूर्य को, प्रकाश को प्रभावित करता है, ताप को प्रभावित करता है, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और वायु वेग तथा जीवों को भी प्रभावित करता है। कौन? मृदा का कलर। ठीक है, मृदा रंग के कारण ही आपतित किरणों का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, यानी कि जो आपतित किरणें होती हैं मृदा कलर के कारण ही परावर्तित हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है। आगे भैया, आपतित किरणों का वह प्रतिशत भाग जो परावर्तित हो जाता है अल्बिडो कहलाता है। यानी कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं जिस कारण वो परावर्तित हो जाती, प्रकाश से जब आपतित किरणें आती हैं जब वो परावर्तित हो जाती हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? उसको क्या कहते हैं? अल्बिडो, अल्बिडो कहलाता है। ठीक भैया, अल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारकों में पादप सघन, मृदा प्रकार, मृदा नमी तथा मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ उल्लेखनीय है। किन्हीं दो मृदा सतहों पर आपतित विकिरणों के समान होने के बावजूद भी अल्बिडो में अंतर हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब दो मृदा सतह होंगे आपस में सटे रहेंगे तो आपतित किरणें जो आती हैं वो विकिरणों के समान होने के बावजूद भी अल्बिडो में मतलब बिखर सकती हैं। समान है तो भी वह परावर्तित हो सकती हैं, तो ये अल्बिडो के कारण भी हो सकता है। अल्बिडो में अंतर होने से वायवीय तापीय क्षेत्र यानी कि थर्मल रेजिम उत्पन्न होते हैं। इसका उत्तम उदाहरण मल्च है। मल्च क्या है भैया? मल्च क्या? सतह का पलवार है जो आपतित किरणों का अधिकांश भाग अवशोषित कर मृदा को शीतलता प्रदान करता है। यानी कि जब हम मल्चिंग करते हैं तो यह क्या करता है? आपतित किरणों का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है और मृदा को जो है ठंड प्रदान करता है, यानी कि सॉइल को जो है नमी, मॉइस्चर प्रदान करता है, जबकि यह स्वयं क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया के विपरीत कार्य रात्रि में होता है। कहने का मतलब ये दिन में क्या करता है? दिन में प्रकाश से जो है आपतित किरणों को शोषण करता है और मृदा को शीतलता प्रदान करता है। जब रात होती है तो यह जो है स्वयं ठंडा रहता है और पौधों को गर्म प्रदान करता है। ठीक है, जबकि ये दिन में स्वयं गर्म रहता है, पौधों को नमी प्रदान करता है और रात में स्वयं ठंडा होकर पौधों को गर्म प्रदान करता है। आगे है शुष्क मिट्टी की अपेक्षा नम मिट्टी विकिरण ऊर्जा को अधिक अवशोषित करती है। यानी कि जो शुष्क मिट्टी होती है जिसमें नमी की मात्रा जो है कम होती है, यानी कि ना के बराबर होती है, वो क्या करती है? नम मिट्टी की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। किसको? सौर के विकिरण ऊर्जा को, जिसका अधिकांश भाग मृदा जल के वाष्पीकरण में प्रयुक्त होता है, जिससे कारण जलयुक्त मिट्टी देर से गर्म या ठंडी होती है। कहने का मतलब जो शुष्क मिट्टी होती है वो नम मिट्टी की अपेक्षा अधिक अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को करती है, जिससे अधिकांश भाग मृदा जल के वाष्पीकरण में प्रयुक्त होता है, जिसके कारण जलयुक्त मिट्टी देर से गर्म या ठंड होती है। जल की अपेक्षा मिट्टी 5 गुना जल्दी से गर्म या ठंड होती है, क्योंकि मिट्टी का जो विशिष्ट घनत्व है वो कितना होता है? 0.2 है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिट्टी का जो है विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो 0. कितना होता है? 0.2 होता है। ठीक भैया, जबकि कह रहा है कि जबकि जल का 1 होता है। जल का कितना होता है? जल का 1 होता है। और जो मिट्टी का घनत्व होता है, विशिष्ट घनत्व होता है, वो 0.2 होता है और जल का 1.0 होता है। यानी कि जो है 1 से कम मिट्टी का होता है और 1 जो है जल का होता है।
शुष्क क्षेत्र में हल्की गर्म, कह रहा है कि शुष्क क्षेत्र में हल्की गर्म यानी कि 20 से 30 अंश सेल्सियस नमी युक्त मृदा अधिकांश फसलों के लिए उचित होती है। अधिक मृदा ताप जड़ की वृद्धि को रोक देता है। कहने का मतलब ये है कि शुष्क क्षेत्र में जो हल्की गर्म यानी कि 20 से 30 अंश सेल्सियस पर जो नमी होती है वो अधिकांश फसलों के लिए उचित होती है, क्योंकि यह क्या करता है, अधिक ताप होने से मृदा की जड़ वृद्धि को रोक देता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हार्वेस्ट, एक मिनट, हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक भैया, चलिए हार्वेस्ट इंडेक्स को जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चलिए हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो किस पर कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करता है। और प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव आइए जानते हैं किस प्रकार यानी कि किस बातों पर निर्भर करता है, उसको बताते हैं। पहला है एक विस्तृत एवं दक्ष संश्लेषण वाला क्षेत्र यानी कि लार्ज एंड इफिशियंट एज सिबलेटिंग एरिया, इस बात पर निर्भर करता है। दूसरा है सौर ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड की भरपूर आपूर्ति। तीसरा है अनुकूल पर्यावरणीय दशा यानी कि फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक भैया, ये 3 कारक हैं। आगे है किसी स्थिति विशेष में फसल के पूरे जीवन काल में प्रकाश संश्लेषण का कुल उत्पाद निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे संश्लेषण वाले क्षेत्र के आकार के कारण, संश्लेषण की दक्षता के कारण और संश्लेषण की सक्रियता काल के कारण। जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है वह जो है फसल के पूरे जीवन चक्र में प्रकाश संश्लेषण का कुल उत्पाद निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण वाले क्षेत्र का आकार होता है, संश्लेषण की दक्षता होती है और संश्लेषण की सक्रियता काल होती है, जिसके कारण फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जो है प्रभावित होता है। आगे कह रहा है भैया सस्य विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता को हार्वेस्ट इंडेक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। सस्य विज्ञान जो है के अंतर्गत जो है प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता को हार्वेस्ट इंडेक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। हार्वेस्ट इंडेक्स को कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। कहने का मतलब एच आई जो शॉर्ट फॉर्म है हार्वेस्ट इंडेक्स का, उसको कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। एच.आई का फार्मूला क्या होता है, एच.आई का फार्मूला होता है आर्थिक उपज यानी कि इकोनॉमिक यील्ड बटे जैविक उपज, जो कि बायोलॉजिकल यील्ड गुणे 100 होता है। ये क्या है, एच.आई हार्वेस्ट इंडेक्स का जो है सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। और एक सूत्र भी होता है, इसको आप सिंक, आप जो है एच.आई बराबर सिंक बटे सोर्स गुणे 100 होता है। दाना उत्पादन यानी कि ग्रेन यील्ड को इस तरह व्यक्त किया जाता है, ठीक है। वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी, जहाँ वाई क्या है, वाई ग्रेन यील्ड पर यूनिट एरिया है, ए क्या है नंबर ऑफ यूनिट प्लांट पर यूनिट एरिया है, बी क्या है नंबर ऑफ फर्टाइल टेलर्स पर प्लांट है, सी क्या है नंबर ऑफ प्लांट ग्रेन पर ईयर है, डी क्या है वेट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन। कहने का मतलब भैया ये क्या है कि वाई बराबर यानी कि जो ग्रेन यील्ड यानी कि इकोनॉमिक यील्ड जो होती है उसमें वाई बराबर ग्रेन यील्ड कितना दाना प्राप्त हुआ पर एरिया पे, नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट कितने प्लांट से प्राप्त हुआ, नंबर ऑफ फर्टाइल कितने कल्ले निकले थे कितने प्लांट में उसके हिसाब से, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर कितने दाने थे उसमें, वेट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन यानी कि एक दानों का वजन कितना था उसके हिसाब से ग्रेन यील्ड को व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दाने के निर्माण यानी कि ग्रेन फॉर्मेशन की दृष्टि से बाली का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो फूड होता है वो बाली में एकत्रित होता है। गेहूं जौ और अन्य ऐसी धान्य फसलों की बाली उसके दाने के निर्माण यानी कि ग्रेन फॉर्मेशन में अधिक योगदान करती है। गेहूं जौ और जो धान होती हैं इस सब में उसकी बाली जो है ग्रेन फॉर्मेशन में अधिक योगदान करती है, क्योंकि उसी बाली में ही फूड बनता है। प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया है कि दाने का अधिकांश शुष्क पदार्थ यानी कि फ्लैग पत्ती गांठ फ्लैग लीफ नोड के ऊपर वाले भाग हिस्से के ही देन होती है, और इन शुष्क पदार्थों
का गेहूं में 50% भाग तथा जौ में 70% भाग और बाली 70% भाग ईयर की देन होती है। कहने का मतलब जो गेहूं में शुष्क पदार्थ होते हैं वो 50% और जौ में 70% किसकी देन होती है, बाली की, जो कि ऊपर होते हैं, जिसको हम ग्रेन फॉर्मेशन, जिसमें ग्रेन फॉर्मेशन होता है, बाली कहते हैं उसको, उसी की देन होती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सिंक सोर्स रेशियो क्या है। सिंक सोर्स रेशियो, अब देखिए भैया सिंक सोर्स रेशियो क्या है। पहला है सोर्स, पहला क्या है, पहला है सोर्स। इसके बारे में जानते हैं कि पौधे का वह भाग जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे पत्तियाँ, क्या कहलाती हैं, सोर्स। प्रकाश संश्लेषण जहाँ होता है वो क्या कहलाती हैं, सोर्स कहलाती हैं। ठीक, अगला क्या है, अगला कह रहा है कि सिंक, सिंक क्या है, पौधे का वह भाग जहाँ संश्लेषित पदार्थ इकट्ठा होता है। संश्लेषित पदार्थ यानी कि जब पत्तियों में भोजन बनता है तो इकट्ठा कहाँ होता है, सिंक में, तो उसको क्या कहा जाता है, सिंक में। जैसे दाना प्रायः संचय यानी कि सिंक होता है, दाना क्या होता है, सिंक होता है। लेकिन तना जैसे आलू शकरकंद भी सिंक हो सकते हैं। कहने का मतलब है जो पौधे का वह भाग होता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण बनता है, होता है, पत्ती होती है, और जो इकट्ठा होता है वो कहाँ पर होता है, वो दाना में होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण का भोजन बना, भोजन इकट्ठा कहाँ हुआ, सिंक में, तो उसको क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। जैसे दाना हुआ, आलू की स्थिति में, जड़ में, शकरकंद में, ये सब क्या हो सकती है, ये सब सिंक है, यानी कि वो फूड है। ठीक भैया, अधिक ऊंचाई के लिए जरूरी है कि सिंक का अच्छा विकास हो, लेकिन सिंक का विकास मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो सिंक है जहाँ पर पौधे का भोजन इकट्ठा होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। आइए देखते कौन कौन सी बात है। पहला कह रहा है भैया, पहला है कि अच्छा स्रोत, यानी कि गुड सोर्स होना चाहिए अपने पास, क्या होना चाहिए, गुड सोर्स, यानी कि जब जो है वो पानी मांगे, पानी पोषक तत्व दिया जाए, और जब उसमें जो है उसके लिए भी इन्वायरमेंटल जो है कंडीशन भी होनी चाहिए। ठीक है, पकने के लिए उपयुक्त तापमान भी होना चाहिए। सब क्या, ये सब सोर्स हैं जिसके कारण जो है फूड ग्रेन सिंक में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषित पदार्थों का विभाजन यानी कि पार्टीशनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस तथा एकत्रित ऐसे पदार्थों का स्थानांतरण हो, यानी कि जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता हो वहाँ का विभाजन क्या हो, एक स्थान पर जो है भोजन एकत्रित होते हैं। ये सब भी 3 बातों पर निर्भर करने वाले कारक हैं, किसके, सिंक के। आगे है, अच्छा स्रोत होने के बावजूद अगर संश्लेषित पदार्थों का बंटवारा और सिंक तक स्थानांतरण ठीक ना हो तब सिंक का विकास अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब यदि स्रोत अच्छा है और अगर संश्लेषित पदार्थों का बंटवारा हो गया, यानी कि जो फूड ग्रेन यानी कि जो फूड बन रहे हैं उसका जो बंटवारा हो जा रहा है, तब सिंक स्थानांतरण ठीक नहीं हो, यानी कि सिंक का विकास अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार ऊंचाई निम्न होता है, यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स निम्न प्रकार से होता है। क्या है भैया, इसलिए सिंक सोर्स अनुपात अधिक होने के लिए यह जरूरी है। क्या जरूरी भैया, आगे देखते हैं। पहला है, पहला कह रहा है कि सोर्स अच्छा होना चाहिए, यानी कि सोर्स मतलब प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पत्तियों की वृद्धि जो है अधिक मात्रा में होनी चाहिए। जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण से ही भोजन बनता है, तो सिंक सोर्स का जो है अच्छा होना चाहिए। संश्लेषित पदार्थों का बंटवारा पूर्ण विकसित हो, यानी कि उसमें जो है बंटवारा नहीं होना चाहिए, वो पहले से ही बटा रहे, जब फूड की स्थिति आए तब ना बंटवारा हो। ठीक भैया, पहले से ही पूर्ण विकसित हो। तीसरा कह रहा है कि संश्लेषित पदार्थों का हस्तांतरण ठीक, यानी कि जो है ट्रांसलोकेशन जो है ठीक प्रकार से होना चाहिए। और अंततः सिंक के रूप में स्थानांतरित संश्लेषित पदार्थों का जमा होना चाहिए, यानी कि सिंक के रूप में, यानी कि जो फूड बनते हैं वो किस रूप में, संश्लेषित पदार्थों के रूप में जमा होना चाहिए। ठीक भैया, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे का कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज ए सोर्स, यानी कि पत्ती में जो है फोटोसिंथेसिस हुआ, इसके बाद पर्जूनिंग या फोटोसिंथेसिस हुआ, इसके बाद ट्रांसलोकेशन एसिमिलेट्स हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कह रहा है कि स्टोरेज एज सिमिलेट्स एज सिंक में, यानी कि सिंक में जो है भोजन एकत्रित हुआ। सोर्स से सिंक, यानी कि सोर्स से पत्ती से भोजन सिंक में जाता है। स्रोत से सिंक का निर्माण होना एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो कि पत्तियों में होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सिंक,
सोर्स कहते हैं। सोर्स से सिंक का निर्माण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होना एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया भैया? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। पुष्पक्रम के प्रकट होते ही पत्तियों तथा पुष्पक्रम के बीच संश्लेषित पदार्थों की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। यानी कि जब इन्फ्लोरेसेंस प्रकट हो जाता है, यानी कि पुष्पक्रम, ठीक है, उत्पन्न होते ही पत्तियों तथा पुष्पक्रम में प्रतियोगिता जो है शुरू हो जाती है कि भैया अब देखिए प्रतियोगिता कैसे होगी। अब ये मान लीजिए कि आपका उत्पादन हुआ, ठीक है, ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस यानी कि बायोलॉजिकल यील्ड है। ग्रेन क्या है? ग्रेन यील्ड यानी कि जो दाना हुआ। बायोलॉजिकल यहाँ पर ये क्या है? ये सोर्स है, ये सिंक है, और ये ग्रेन यील्ड भी सिंक है। देखिए नीचे दिया होगा जैविक एवं आर्थिक उपज, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोनॉमिक यील्ड है, और ये बायोलॉजिकल यील्ड है। तो एचआई का सूत्र क्या था? एचआई का सूत्र था बायोलॉजिकल यील्ड बटे जो है इकोनॉमिकल यील्ड। बायोलॉजिकल क्या हो गया? बायोलॉजिकल में आपका जो है पत्ती उत्ती यही सब भूसा वूसा हो जाएगा, और इकोनॉमिकल यील्ड मतलब आर्थिक पर्पज के जो उत्पादन थे। आर्थिक उत्पादन क्या थे? दाना था, यानी कि यदि वो मक्का है तो मक्के का दाना हो गया, कपास हो तो कपास का बेल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब बीज बनना शुरू होता है, यानी कि जब बीज बनना शुरू होता है, तब संश्लेषित पदार्थों का अधिकांश भाग दाने की ओर अग्रसर होने लगता है। यानी कि जब जो है बीज का बनना शुरू हो जाता है तो संश्लेषित पदार्थों का जो भाग है वह किधर चला जाता है? वह दाने की ओर चला जाता है। यह आंतरिक प्रतियोगिता पौधे के बीच प्रतियोगिता बढ़ने अर्थात पादप संख्या के बढ़ने और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जो चित्र से स्पष्ट होता है। ठीक भैया, आगे देखते हैं। प्रारूप पौधा या जो है आइडियोटाइप मॉडल प्लांट, ये क्या होते हैं? प्रारूप पौधा या आइडियोटाइप मॉडल प्लांट। प्रत्येक फसल की उपज, पौधे के प्रारूप, जलवायु की दशा, मृदा किस्म तथा प्रबंधीय कारकों से प्रभावित होती है। आर्मी तथा ग्रीवर ने 1967 का मत है, जिन्होंने बताया था कि जब फसल प्रबंधन संबंधी कारक सीमा कारक ना हो तब ऐसी दशा में पौधों का प्रारूप बदलकर तथा फसलों में दाना भरने वाली अवधि में वृद्धि करके फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो आर्मी तथा ग्रीवर थे उन्होंने बताया था कि जो उनका एक मत था कि जब फसल प्रबंधन संबंधी कारक होते हैं, ठीक है, ऐसी दशा में पौधों का प्रारूप बदलकर फसलों में दाना भरने की अवधि में वृद्धि करके फसलों का उत्पादन जो है बढ़ाया जा सकता है। पौधों की उपज का उनके प्रारूप से सीधा संबंध होता है, ठीक है, क्योंकि जो पौधे लगाए जाते हैं सीधे सीधा उपज के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण पर निर्भर करती है और प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की संख्या तथा विन्यास शैली पर भी निर्भर होता है। कहने का मतलब ये है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो CO2 के स्थिरीकरण पर निर्भर करती है, और प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की संख्या, कितनी पत्ती हो, जितना ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतना ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण होगा, उतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ज़्यादा जो है फूड ग्रेन बनेंगे। ठीक है, इस बातों पर जो है भी निर्भर करती है। ये क्या है? ये आइडियोटाइप है, ठीक है, मॉडल प्लांट की, जो किसने दिया था? 1967 में आर्मी तथा ग्रीवर के मत से जो है पता लगा था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा 1968 में डोनाल्ड ने दिया था। 1968 में किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। ठीक है, डोनाल्ड ने फसलों के प्रति आदर्श प्रारूप के संबंध में उल्लेख किया है कि फसल के पौधों में आपसी प्रतिस्पर्धा कम से कम होनी चाहिए तथा फसल के पौधों में खरपतवार के पौधों की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा अधिक शक्ति होनी चाहिए। डोनाल्ड जी ने बताया था ये कि जैसे मान लीजिए कोई पोषक तत्व पौधों को मिल रही है, ठीक है, तो वो खरपतवार तुरंत ना ले, सबसे पहले कौन ले? वो पौधे ही ले लें। ये सब उसमें जो है प्रतिस्पर्धा जो है उसमें विकसित होनी चाहिए कि जैसे कोई पोषक तो डाला गया तुरंत खरपतवार लेते हैं सबसे पहले, उससे पहले जो है कौन ले? पौधे ले लेना चाहिए। ये सब किसने बताया था? आदर्श प्रारूप जो है CM डोनाल्ड ने बताया था
उसने कहा था कि एक अकेला पौधा समूह में तभी अधिक उपज दे सकेगा, ठीक है, जबकि जब उसकी तरह समान पौधे के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। आदर्श प्रारूप आइडियोटाइप एक ऐसा जैविक प्रारूप है जो एक निश्चित वातावरण में आशा के अनुरूप उत्पादन करने में सक्षम माना जाता है। ठीक भैया, आगे देखते हैं। आगे है कुछ फसलों के आदर्श प्रारूप। कुछ फसलों के जो है आदर्श प्रारूप हैं कौन कौन से हैं। गेहूं को आदर्श प्रारूप किसने दिया था? 1968 में डोनाल्ड ने ही दिया था। किसने दिया था? डोनाल्ड ने ही दिया था। डोनाल्ड के अनुसार गेहूं तथा गेहूं से मिलती जुलती अन्य फसलों के आदर्श प्रारूप में निम्नलिखित लक्षणों का होना आवश्यक है, जिसमें से उसने बताया कि पहला लक्षण क्या है। पहला लक्षण ये है, तने इतने छोटे और शक्तिशाली हों, तने इतने छोटे और शक्तिशाली हों कि पौधों को गिरने ना दें, यानी कि बौने होने चाहिए, और ना ही उन पर इतनी पत्तियां व्यवस्थित हों जितनी अधिकतम उपज के लिए आवश्यक हो, और उन पर इतनी पत्तियां व्यवस्थित हों जितनी अधिकतम उपज के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब पौधा ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ही ज़्यादा छोटा, यानी कि बौना हो, मीडियम साइज का हो, और उसमें जो है इतनी पत्तियां व्यवस्थित हों जिससे जो है प्रकाश संश्लेषण जो है हो, और फूड ग्रेन अधिक मात्रा में उपजे या फूड ग्रेन अधिक मात्रा में बने और अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। दूसरा है, पतली पत्तियां तथा सीधी हों। पतली भी पत्तियां हो और सीधी पत्तियां हो, ताकि पौधे के पूर्ण वितान में नीचे तक प्रकाश प्रवेश हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है पत्तियां चौड़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे प्रकाश का जो है नीचे तक प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो ये सब भी समस्या है। ठीक है। अगला है, प्रति इकाई क्षेत्र में ज़्यादा तने और प्रत्येक तने में कम पत्तियां, यानी कि तनों की मात्रा अधिक होनी चाहिए लेकिन पत्तियां जो है कम मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है। चौथा है, प्रति पौधा अधिक संख्या में आबद्ध पोषक यानी कि फर्टाइल फ्लोरेस्ट हो, अर्थात कटाई सूचकांक अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब जब अधिकतर फर्टाइल होगा तो उसमें जो है फूड अधिक बनेंगी, तो एचआई जो है यानी कि हार्डवेयर इंडेक्स जो है ज़्यादा होगा। ठीक है। आगे कह रहा है पाँचवा कह रहा है कि पौधों पर बालियां सीधी खड़ी होनी चाहिए ताकि उसमें प्रकाश सुगमता से प्रवेश कर सके। आरंभ में बाली हरी होती है और वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण करती है। कहने का मतलब स्वयं में शुरू में जो है बाली हरी होती है और प्रकाश संश्लेषण स्वयं करती है, तथा दूसरे पर छाया नहीं करती। जब वो हरी होगी तो छाया नहीं करेगी क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सभी को मिल पाएगा। ठीक है। छठवां है कि बाली में सूख सामान्य आकार के होने चाहिए, जिसमें जो है सूख कैसे होने चाहिए? सामान्य आकार के होने चाहिए। यदि सूख बहुत शाखा युक्त और बड़ा होगा तो दूसरी पंक्तियों में पर छाया करेगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। कहने का मतलब जो सूख होते हैं, जो गेहूं के जो सूख होते हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे जो है दूसरी पत्तियों पर, अगर ज़्यादा बड़ा होगा दूसरी पत्तियों पर छाया कराएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो पाएगा। कम प्रकाश संश्लेषण होता तो फूड ग्रेन भी कम होगा और एचआई भी प्रभावित होती। ठीक है। तो ये जो है क्रॉप इकोलॉजी के जो है कुछ शब्द थे जो आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो ऐसा करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगे, ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और लगातार हम जो है क्लास को जो है आपको दे रहे हैं लेसन वाइज। ठीक है। अब तक की जो है 4 क्लास हो चुकी है। ठीक है। जो नहीं देखे हैं वो लोग जो है क्लास को देख लीजिए। ठीक भैया, धन्यवाद।